हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का अध्याय 4 मुगल साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली काल रहा है। इसकी स्थापना 15 1526 में बाबर ने बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हासिल करके की थी। इस साम्राज्य ने लगभग 3 शताब्दियों तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल शासकों में अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब प्रमुख थे। इन शासकों ने प्रशासन को संगठित किया, कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया तथा एक मजबूत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की। मुगल काल में स्थापत्य कला ने विशेष उन्नति की, जिसके उदाहरण के रूप में ताजमहल और लाल किला आज भी प्रसिद्ध है। इस समय व्यापार, कृषि और हस्तशिल्प का भी विकास हुआ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। इस अध्याय में हम मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, संस्कृति और इसके पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे, ताकि इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आइए हम अपने इस अध्याय को पढ़ते हैं। दोस्तों, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये भी एक गर्व की बात है। यह है लाल किला, जहां से 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री इसकी प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और झंडारोहण करते हैं। आप देख सकते हैं, ये लाल किला जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आइए देखते हैं मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, की उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र 2। ये चित्र 1 है लाल किला और चित्र 2 है ये यहाँ पे ये मुगल दरबार सजा हुआ है, देख सकते हैं।
चित्र 2 में उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से 12 के मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह है जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का नकड़दादा था। यहाँ पे ये तैमूर है और इसके दाहिने साइड में उसका पुत्र मीरन और उसके बाएं तरफ सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर अकबर और शाहजहां हैं और उसकी दाई और उसी क्रम में हुमायूं जहांगीर और औरंगजेब हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आगे है उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र एक को देखिए जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। आगे है मुगल सैन्य अभियान। देखते हैं प्रथम मुगल शासक बाबर जो कि 1526 से 1530 तक शासन किया ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7, सिखों अध्याय 8 और 10 एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया था? आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। ये चित्र मुगल फौज अभियान चित्र 3 जो है मुगल फौज अभियान है। आप देख सकते हैं हाथियों का और घोड़ों, ये हाथियों का दल है, ये घोड़ों का दल है और इधर पैदल सेना है और ये आपस में लड़ रहे हैं। आपस में मतलब एक दो गुट है। चित्र 4 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। इसमें 1526 पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी कब्जा किया जब बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता स्थापित की तब पहली बार गोलाबारी का तोप का इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। आप यहाँ तालिका 1 मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबर जो कि 1526 से 1530 में तक शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने? बाबर ने। 1527 में खानवा में राणा सागा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद आता है हुमायूं जो कि 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक शासन किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से हो सकता है आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप माइंड नहीं करना। और आप बताइए कहाँ कहाँ पे आज बारिश हो रही है?
आज तो यूपी में काफी बारिश है। नेक्स्ट है ईरान में हुमायूं ने सफावी शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी हुमायूं की। अब आगे देखते हैं अकबर। अकबर 1556 से 1605 तक शासन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अकबर, जो कि महान सम्राट कहलाता है। पहला खंड 1556 और 1570 के मध्य। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। उसका फिर सेकंड था खंड 1570 और 1585 के मध्य। गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्होंने 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। और थर्ड था 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिमी अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम के विरुद्ध के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलाम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, सॉरी सलीम। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। आइए जहांगीर के देखते हैं कि जहांगीर 1605 से 1627 तक जहांगीर ने अपने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। आगे है शाहजहां, जो कि 1627 से 1658 तक शासन किया। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीन भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब, यही पढ़ के हम इस चैप्टर को आज क्लोज कर देंगे। चैप्टर को नहीं, पार्ट 1। अब इस चैप्टर का पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उसके आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसने मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। हमारी अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को
मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में अकबर का शासन। 1605 में अकबर का शासन कहाँ कहाँ तक था। यहाँ से काबुल से लेके गोलकुंडा, बंगाल में खाड़ी, ये सब आप देख सकते हैं कहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। अभी अब आइए देखते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे फहदायात की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका एक में दिए गए रंगीन मुद्रणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। इनके अनुसार आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या सहदा याद। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अकबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजपूतों से किस तरीके से मुगलों का संबंध था। आइए देखते हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका एक को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। आप जोधाबाई को भी देख सकते हैं जिसकी शादी अकबर से हुई थी। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दिए। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका एक देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, आगे देखते हैं। मनसबदार और जागीरदार। जैसे 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 साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, दो वेतन एवं तीन सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यहाँ पे आप जात की श्रेणियां देख सकते हैं कि 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा, 1,000 जात वाले, एक मिनट,
अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी की थी, और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मसबदारों की संख्या 79 हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। आगे देखते हैं। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उनके सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुखियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रखने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार देखते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, जो कि अकबर की जीवनी है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। देखते हैं अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। अकबर की नीतियां प्रशासन ने मुखिया अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का
सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने के कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। यहाँ पे देख सकते हैं जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। आप ये खुद से पढ़ लें। यह है नूरजहां का फरमान। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जसूइट, पादरियों, जो रोमन कैथोलिक थे, और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों को के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। यह चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श में अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीत और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु था कि नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह कुल, यहाँ पे आप एक लेख देख सकते हैं। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से पढ़ लें। आगे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात साम्राज्य मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% समय उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगल के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। अर्थात 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांतों अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चैप्टर 4 क्लोज। ये है अन्यत्र राजा और रानियां। आप इसको भी खुद से देख लीजिएगा। आगे है प्रश्न।
अब हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 5 शासक और इमारतों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।